एंड लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, उसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे फोर्स के बारे में कि फोर्स किसको कहते हैं। ये आज हम थोड़ा सा बहुत दिन के बाद पहला क्लास हो रहा है फिजिक्स का, इसीलिए हम उसको कंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे फोर्स के बारे में कि फोर्स किसको कहते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे फोर्स के बारे में कि फोर्स किसको कहते हैं, किसी चीज को खींचना या धक्का देना। A push and pull of an object is called force, यानी किसी चीज को खींचते हैं या धक्का देते हैं वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स अगर हम किसी बॉडी पे लगाते हैं तो हम नहीं देख सकते कि हम फोर्स कैसा लगाए हैं, मगर उसके इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं। यह हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। दूसरा चीज हम लोग ये डिस्कस किए थे कि फोर्स का एक का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का एक का यूनिट होता है न्यूटन, और फोर्स को सीजीएस सिस्टम में ये कितना पे क्या कहा जाता है, डाइन कहा जाता है। कितना क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन। न्यूटन जो है वो कितना हो जाता है सीजीएस सिस्टम में, डाइन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या हो जाता है, क्या डिस्कस किए थे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम ये बताए थे कि फोर्स जो है कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, यानी मोशन में ला सकती है। डिस्कस किए थे फोर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो हम पहला डिस्कस किए थे फोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। फोर्स जो है क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स जो है क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। और फोर्स जो है क्या कर सकता है, चल रहे चीज को स्टॉप कर सकता है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा करके हम रोक भी सकते हैं या उसके स्पीड को कम भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ मोशन के तहत न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया था। लॉ ऑफ मोशन के तहत न्यूटन साहब ने कितना लॉ दिया था, न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया था मोशन का। पहला दिया था बाबू क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जो है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे कि न्यूटन साहब ने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत ये बता रहे थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इट विल बी कंटिन्यू, वो क्या रहेगा, उसी पोजीशन में कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ यही कहता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको क्या पता चला, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से फोर्स का डेफिनेशन हमको मिला, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पता चला। यानी न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत क्या बताया कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इट विल बी कंटिन्यू इन दैट पोजीशन, यानी उसी पोजीशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। इस लॉ के से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको क्या क्या जानकारी मिली, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको ये जानकारी मिली बाबू कि न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से हमको फोर्स का डेफिनेशन मिला, यानी फोर्स जो है किसी भी चीज को धक्का देंगे या खींचेंगे वो क्या कहलाता, फोर्स कहलाता है। तो फोर्स का डेफिनेशन हमको न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिला। दूसरा चीज हमको क्या मिला कि इन लॉ ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन मिला। इसका डेफिनेशन मिला न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, इनर्शिया का डेफिनेशन मिला कि क्या मिला कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा। ये उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी अगर कोई भी, अब यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम ये बताए थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट विल बी कंटिन्यू इन दैट पोजीशन, यानी वो उसी पोजीशन में रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, तो उसको क्या कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति में मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा,
वो रुकेगा नहीं जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी जो होगा मैटर का वो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है यानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन के बारे में हम लोग को पता चला। उसके बारे में हम ये भी बता चुके थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे बाबू दूसरा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम क्रिएट होगा उसके रेट के प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो हम फोर्स लगाएंगे, अगर मान लिया कोई गाड़ी है उस पर हम पुश कर रहे हैं यानी उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस बॉडी के अंदर फोर्स लगाने की वजह से जो मोमेंटम में चेंजिंग आया है, उसके लीनियर मोमेंटम में जो चेंजिंग आया है उसके रेट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाय T, इससे प्रोपोर्शनल होता है। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, और इससे हमको एक इक्वेशन निकला था बाबू F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये भी हम आपको बता देते थे। अब बात यह है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल कहां हो रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल कहां हो रहा है ये हम लोग पढ़ चुके थे। न्यूटन का सेकेंड लॉ का इस्तेमाल कहां हो रहा है, न्यूटन के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल हो रहा है बाबू जिससे अब जैसे मान ले क्रिकेट के मैच में जब कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है, जब क्रिकेट के मैच में जब क्या करता है कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है। क्यों ले जाता है बाबू, क्योंकि हाथ को पीछे करने पर उस बॉल का मोमेंटम धीरे धीरे कम किया जाता है। अगर हम हाथ को पीछे नहीं करेंगे तो हो सकता है बॉल हमारे कलाई पे, हमारे हाथ पे प्रेशर ज्यादा लगा देगा, मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से हमारे हाथ का जो क्या है बोन है वो टूट सकता है। ये न्यूटन में क्या है फर्स्ट सेकेंड लॉ का ये एप्लीकेशन है। दूसरा कि हम जो गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं सीट बेल्ट बांधते हैं, क्या लगाते हैं गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं। ये भी यहाँ का किसका इस्तेमाल है, न्यूटन के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल है। ये सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हमको पढ़ना है बाबू वो पढ़ना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो पढ़ना है आज हमको उसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर बोलो बाबू। सर एक बार इनर्शिया और सेकंड लॉ बता दीजिएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है बाबू तुम लोग कह रहे हो तो फिर से हम कंक्लूड कर देते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है तो सुनिए, हम फिगर्स के थ्रू उसको हम समझाते हैं और उसके बाद उसका इक्वेशन निकाल करके हम दिखा देते हैं। देखो बाबू ये कोई बॉक्स है, इसको एक आदमी यहां पर फोर्स लगा रहा है, इस पे ये आदमी इस पर फोर्स लगा रहा है। ये आदमी इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो ये बॉक्स यहाँ मूव करके पहुंच गया। जब ये बॉडी यहाँ पे था, इस पर फोर्स नहीं लगा हुआ था, इसका मास है मान लीजिए कि m और इसका वेलोसिटी इस समय में क्या है v है, u है। इस समय इसका वेलोसिटी u है। जब हम इस पर फोर्स लगाएं, जब हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएं तब इसका वेलोसिटी हो गया v। तो इसका मोमेंटम आदि कितना होगा, मास तो इसका m ही होगा, यहाँ पे इसका मोमेंटम होगा p1 मान लेते हैं इसको, यानी फर्स्ट सिचुएशन का मोमेंटम p1 इक्वल टू हो जाएगा mu। जब इस पर फोर्स लगाए तब इसका मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो गया v हो गया, तो p2 इक्वल टू हो गया mv। p2 इक्वल टू क्या हो गया mv। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, जैसे इस ब्लॉक पर हम फोर्स लगाएं
तो इस बॉडी के अंदर जो मोमेंटम में चेंजिंग आया, पहले मोमेंटम P1 था, अब क्या हो गया, फोर्स लगाने के बाद उसका मोमेंटम P2 हो गया। तो उसके मोमेंटम में जो चेंजिंग आया उसके रेट के प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट दैट the applied force is directly proportional to the force is directly proportional to the rate of change of momentum. The rate of change of momentum. लीनियर मोमेंटम लिख देते हैं, लीनियर मोमेंटम। ये न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट था। हम समझाने के लिए शॉर्ट में लिखते हैं कि ये लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर जो मोमेंटम में चेंजिंग आता है, पहले मोमेंटम इसका क्या था P1, और जब फोर्स लगाए तो इसका मोमेंटम हो गया P2, तो चेंजिंग आया ना कुछ, ये जो चेंजिंग आया उसके रेट के प्रोपोर्शनल होता है इसके इस बॉडी से आदमी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1, यानी चेंजिंग जो हो गया, यानी फाइनल मोमेंटम में से प्रीवियस मोमेंटम को माइनस करेंगे और उसको T से डिवाइड करेंगे तो इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, ये इस लड़के के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा वो इसका जो मोमेंटम में जो चेंजिंग आया है P2 माइनस P1 और उसके रेट के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको F इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिख सकते हैं, P2 का वैल्यू कितना है बाबू, mv है, mv लिख देंगे, माइनस P1 का वैल्यू कितना है बाबू, mu है, बाय टाइम t है तो t लिखेंगे। F प्रोपोर्शनल टू, इस दोनों में क्या कॉमन करेंगे, m कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस u बाय t। और एक चीज बता दे रहे बाबू, F प्रोपोर्शनल टू हम जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू p माइनस u बाय t। याद कीजिए इक्वेशन का जो पढ़े थे हम, एक्सीलरेशन का जो डिफिनेशन पढ़े थे, तो एक्सीलरेशन का डिफिनेशन क्या है, the rate of change of velocity in a particular direction is called acceleration। यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग होता है उसके रेट को क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। इतना इक्वल टू हम एक्सीलरेशन लिखते a लिखते, v माइनस u बाय t इक्वल टू क्या जानते हैं, a जानते हैं, यहाँ पे a लिख देंगे, ये हो जाएगा ma। F प्रोपोर्शनल टू ma, इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए बाबू हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कांस्टेंट है kma, where k is a constant, k is a constant, where k is a constant। जब आप if k इक्वल टू 1, अगर k 1 हो जाता है, अगर k कांस्टेंट 1 हो जाता है तो F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। ये क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ था। तो ये न्यूटन साहब ने सेकंड लॉ दिया। अब न्यूटन साहब के सेकंड लॉ का इस्तेमाल होता कहां है, न्यूटन साहब ने ये जो सेकंड लॉ दिया उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं, ताकि बता चुके पहले भी कि न्यूटन के सेकंड लॉ का इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई बैट्समैन बॉल को क्या मारता है और उसको कैच जो पकड़ता है प्लेयर, कैच जो पकड़ता है बॉल को, तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, वो अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है बाबू, आप लोग को मालूम होगा कि अगर हम हाथ को पीछे नहीं करेंगे तो इस पर चोट ज्यादा लगेगा, मेरे हाथ में चोट ज्यादा लगेगा उस बॉल के टकराने की वजह से, इसलिए हाथ को पीछे करने पर हाथ में एक बॉल जब टकराएगा तो उतना चोट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जब वो आ रहा होता है तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, जैसे हाथ से टकराता है और वो पीछे करते तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका मोमेंटम हटता जाता है। और एक समय ऐसा होता है जब हाथ रोक देते हैं उस समय उसका मोमेंटम जीरो हो जाता है। और कोई भी चीज को इमीडिएटली आ रहा है बहुत सारे बहुत ज्यादा मोमेंटम से और इमीडिएटली रोक देंगे तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, और जिसका मोमेंटम इमीडिएटली अगर जीरो होगा तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ के कलाई को तोड़ सके। यानी न्यूटन के सेकंड लॉ का इस्तेमाल यहाँ होता है। दूसरा कि आप जब गाड़ी चला रहे होते फोर व्हीलर, यहाँ तो दरभंगा में बिहार में उतना तो नहीं है, मगर अदर कंट्री में या अदर स्टेट वगैरह में सीट बेल्ट का बहुत ज्यादा रोल है।
क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट बांध करके नहीं चलाइएगा गाड़ी तो आपको फाइन कर देगी पुलिस। तो सीट बेल्ट भी जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं कि गाड़ी जब हम चला रहे होते हैं तो अगर इमीडिएटली अगर रोक देंगे तो मोमेंटम एम में क्या होगा, इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। हो सकता है हमारा सर जो है आगे वाले कोई चीज से टकरा जाए, सर टूट सकता है या कुछ हो सकता है, इसीलिए सीट बेल्ट पहनने का कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो ये भी न्यूटन का सेकेंड लॉ का था। अब हम लोग जो पढ़ना था ये हम पढ़ा चुके हैं, इसका नोट भी आप लोग को जा चुका है। अब जो हमको पढ़ना है वो न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ना है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बाबू? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट भी हम पर उतना ही फोर्स लगेगा। इक्वल एक्शन के बराबर इक्वल अपोजिट रिएक्शन जो होता है वो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, जब आप कोई स्विमर यानी स्विमर समझते हो यानी तैराक, वो क्या करता है अपने हाथ से पानी पर जितना ज्यादा फोर्स लगाता है तो पानी भी उस पर इतना फोर्स लगाता है कि वो आगे की ओर मूव करता है। जब हम बॉल को किसी दीवार से जितना फोर्स के साथ फेंकते हैं दीवार भी उसको उतना ही फोर्स के साथ वापस रिवर्स करता है। तो ये क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। दूसरा चीज, आप रॉकेट किस बिना से उड़ता है? जेट वगैरह किस बिना पे उड़ रहा होता है आसमान में? तो रॉकेट या जेट वो पीछे से एक गर्म गैस रिलीज करता है। जितना ज्यादा प्रेशर में रिलीज करता है, जितना ज्यादा प्रेशर में वो गैस को रिलीज करता है, हमारा एटमॉस्फेयर भी उसको उतना ही फोर्स के साथ उसको आगे की ओर पुश करता है। यानी जेट जो आसमान में उड़ रहा होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत उड़ रहा होता है। अगर हम बॉल को किसी दीवार पे मारते हैं और बॉल जो है उस दीवार से टकराने के बाद उतने ही वेलोसिटी से वापस आ जाता है, इसका मतलब क्या है? इक्वल एक्शन के बराबर इक्वल रिएक्शन हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। उसके बाद क्या है, समझ में आया बाबू कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएंगे ना वो ऑब्जेक्ट भी हम पर उतना ही फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। उसी को कहा जाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या लिखेंगे? स्टेट दैट every action there is equal and opposite reaction. यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन यानी कोई भी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी किसी भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, उसी को क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दैट मींस इसका मतलब ये हुआ एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी action and reaction. Hello. Its reaction is always equal and opposite. Equal and opposite. इक्वल भी होगा और अपोजिट होगा, उसी को यानी एवरी एक्शन जो होगा उसका रिएक्शन जो होगा हमेशा क्या होगा? इक्वल भी होगा और एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं ये पानी है बाबू, ये पानी है। कोई स्विमर जो है इसमें तैर रहा होता है, इसमें स्विमर तैर रहा होता है।
तो स्विमर जो है अपने हाथ से जितना फोर्स से पानी को पीछे की ओर धकेलेगा, पानी भी क्या करेगा, ये पानी भी उसको आगे की ओर, ये पानी को पीछे की ओर धकेल रहा है, ये हाथ से पानी को क्या कर रहा है, पीछे की ओर धकेल रहा है, ये पानी भी इसको क्या करेगा, आगे की ओर पुश करता है, जिसकी वजह से स्विमर क्या होता है, आगे की ओर मूव होता है। जैसे आप बड़ा बड़ा जो स्टीमर होता है, बड़ा बड़ा जो ये शिप होता है, जहाज होता है, वो क्या करता है, उसके नीचे जो होता है क्या लगा होता है बाबू, प्लेट लगा होता है, वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो पानी भी उसको आगे की ओर पुश करता है, जिसके बिना पर ये शिप जो है पानी में तैरता हुआ नजर आता है और आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं ये जेट, जेट देखिए, मान लिया कि ये जेट है, ये पीछे की ओर गैस रिलीज करता है, ये पीछे की ओर गैस रिलीज कर रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर पर जितना ज्यादा प्रेशर ये लगाएगा, तो ये एटमॉस्फेयर भी ये इधर की ओर प्रेशर लग रहा है और ये इधर की ओर प्रेशर लगाएगा, ये हमारा एटमॉस्फेयर भी जो है वो क्या करेगा, उसको आगे की ओर धक्का देगा, जिसकी वजह से ये रॉकेट आगे की ओर पुश हो जाता है। तो ये भी किसके रूल पे काम कर रहा है, हमारा ये जो रॉकेट जो आसमान में उड़ रहा होता है, वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, इसका मतलब न्यूटन साहब ने जो थर्ड लॉ दिया था उसी का इस्तेमाल रॉकेट में किया जा रहा है, उसी का इस्तेमाल रॉकेट में किया जा रहा है। अगर उसको पता नहीं होता, अगर न्यूटन साहब का थर्ड लॉ पता नहीं होता, इक्वल एक्शन के बराबर इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आज ये रॉकेट नहीं उड़ पाता। उसको पता हुआ तब ना, वो जाना कि अगर हम इतना प्रेशर के साथ इसमें से गर्म गैस निकालते हैं, तो जब वो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो एटमॉस्फेयर का मॉलिक्यूल भी उसको उतना ही प्रेशर से उस रॉकेट को आगे की ओर पुश करेगा, जिसकी वजह से हमारा रॉकेट उड़ने लगेगा। ये चीज उसके बाद और हम बता रहे हैं कि रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या होता है, ये गन है, इसके अंदर से जब गोली निकलता है बाबू, तो ये गन क्या होता है, आपके पीछे की ओर मूव होता है। देखते होइएगा कि शूटर सब जो होता है अपने हाथ को एकदम सीधा रखता है, ये एकदम टाइट होता है, ये जो केनी जो होता है ये, और ये शोल्डर एकदम टाइट होता है जब वो फायरिंग कर रहा होता है तो। और दूसरी चीज, बड़ा बड़ा जो राइफल वगैरह AK-47 वगैरह है, उसको जब गोली से यानी चलाया जाता है, फायरिंग किया जाता है उससे गोली, तो उसको अपने कंधे से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, उसका पीछे वाला जो बट होता है, बट उसको कहा जाता है, ये जो होता है इसको बट कहा जाता है। ये बट जो है उसके कहां पे लगा होता है, कंधे से लगा होता है। क्यों लगा के रखता है, हटाकर भी छोड़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब उसके हम फायरिंग करते हैं कॉइल को, जब हम फायरिंग करते हैं बुलेट को, तो गोली तो आगे की ओर पुश होता है, तो उसके अपोजिट रिएक्शन होता है, तो जिसकी वजह से गन थोड़ा सा पीछे की ओर डिस्प्लेस होता है। अगर हम अपने कंधे से उस गन को सटा करके नहीं रखेंगे, तो वो इतना पीछे जो आएगा हो सकता है हमारे कंधे से टकराने के बाद हमारे कंधे को तोड़ दे। यानी जब गन पे फायरिंग करेंगे तो गोली आगे की ओर जाएगा, तो गन पीछे की ओर मूव होगा। एवरी एक्शन के बराबर इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, तो गोली गया आगे तो बंदूक जाएगा पीछे। अगर कंधे से सटा हुआ नहीं होगा, तो बंदूक जब पीछे आएगा तो तुम्हारे कंधे से जो टकराएगा तो तुम्हारा कंधा टूट सकता है। इसीलिए जब गोली फायरिंग किया जाता है, पहला तो हाथ पिस्टल वगैरह से किया जाता है, तो हाथ को एकदम टाइट करके रखा जाता है कि अगर हाथ टाइट रखेंगे तो क्या होगा, अगर हमारे पीछे जो रिकॉइल होगा तो हम पूरा घूम जाएंगे, मगर अगर लूज होगा तो हो सकता है यहाँ पर लग जाए, हमारे पास झुक करके हमारे मुंह पे लग जाए, इसीलिए पूरा टाइट रख करके फायरिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ये भी किस पर, यानी रिकॉइलिंग ऑफ गन भी जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम कर रहा होता है। यानी फ्लाइंग जेट जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम कर रहा होता है। यानी शिप जो है सेल कर रहा होता है, यानी शिप जो पानी में तैर रहा होता है, वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम कर रहा होता है। ये तैराक जो पानी में तैर रहा होता है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे तैर रहा होता है। तो यानी इससे आपको क्या पता चला कि न्यूटन के थर्ड लॉ का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। यानी आज के डेट में सुन लीजिए बाबू, अभी भी इतना बड़ा बड़ा प्लेन आसमान में उड़ जाता है 300 पैसेंजर को लेकर के, 1500 पैसेंजर को लेकर के, इतना वेट का, वो किसके बिना पर, न्यूटन के थर्ड लॉ के बिना पर आपको लिफ्टिंग हो रहा है। कुछ चीज नेचर से लिया जाए, जब ये प्लेन बनाया जाए होगा तो साइंटिस्ट ये जरूर सोचे होंगे कि जिस तरीके से ये बर्ड्स वगैरह आसमान में उड़ रही होती है, इसी तरीके से ये भी उड़ेगा। मगर उसने ये डिस्कस किया कि
आसमान में जो ये बर्ड्स उड़ रही है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तो यानी जैसा बर्ड्स का बॉडी स्ट्रक्चर है उसी तरह से इसका भी यानी प्लेन का भी बॉडी स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ताकि वो आसमान में उड़ सके। यानी वहां से चल लिया। और दूसरी बात कि वो आगे की मूव कैसे करेगा, तो पता चला कि अगर हम उसके अंदर दोनों तरफ इंजन लगा होता है उसमें बहुत तेज रफ्तार से हवा आता है तो उसको हवा को वो खींचता है, पीछे की ओर निकालता है। जब वो पीछे से निकलता है तो पीछे वाला जो एयर का मॉलिक्यूल है उससे वो टकराने के बाद वो प्लेन को आगे की ओर मूव करता है। इस बिना पर ये प्लेन वगैरह उड़ता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में आपको कोई दिक्कत? हेलो हेलो नहीं सर। नो सर। अगर हम उसका अपोजिट रिएक्शन होता है इक्वल। अगर हम किसी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके बॉल को फेंकते हैं तो दीवार भी, अगर हम बॉल को दीवार पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके फेंकते हैं यानी इस डायरेक्शन में, तो दीवार भी उस बॉल को 10 न्यूटन के फोर्स से पीछे की डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगा। ठीक है, अगर ये जितना तेज न्यूटन के फोर्स से ये प्रेशर डालेगा इस एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल पे उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। अगर ये 5000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस एटमॉस्फेयर पे तो ये भी 5000 न्यूटन के फोर्स से क्या करेगा, आगे की ओर इसको पुश करेगा। तो दोनों बराबर हो गया, जिसकी वजह से ये आगे की ओर मूव कर जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़े और कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल में इस पर बेस्ड होगा। एग्जांपल हम बता देते हैं कि अगर कोई भी दो बॉडी चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे हम समझा रहे हैं, दो बॉडी चल रहा है, दो गाड़ी चल रही है। जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो टकराने से पहले जो दोनों गाड़ी के मोमेंटम का जो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, और टकराने के बाद इस दोनों गाड़ी के मोमेंटम का जो वेक्टर सम होगा वो दोनों रिमेन्स कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई दो गाड़ी चल रही होती है तो टकराने से पहले इस दोनों गाड़ी के मोमेंटम का जो वेक्टर सम होगा और टकराने के बाद उसका जो मोमेंटम का यानी मोमेंटम का जो सम होगा वो दोनों रिमेन्स कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं यानी बराबर होगा। अगर ये दोनों का सम अगर 10 न्यूटन मीटर आता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, केजी मीटर पर सेकंड होता है टकराने से पहले 10 केजी मीटर पर सेकंड, तो टकराने के बाद भी उस दोनों का सम कितना होगा, 10 केजी मीटर पर सेकंड ही पर सेकंड ही होगा। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को आज हम समझा दिए हैं और इसका सेकंड लॉ पर ब्रेकर भी एग्जाम देंगे वो बनाइएगा। ठीक है, तो आज रहने